आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं, यदि आपको कोई व्यक्ति फ़ोन करके धमकी दे रहा है या उल्टा-सीधा बात कर रहा है या फिर बार-बार कॉल करके आपको तंग कर रहा है, ये कॉल आपको व्हाट्सएप के द्वारा किया जा सकता है या फिर डायरेक्ट आपका नंबर पे भी कॉल आ सकता है। चाहे कोई भी कारण से आपको तंग किया जा रहा है या फिर मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे बार-बार मैसेज करके तंग कर रहा है या फिर कोई गलत-सलत फ़ोटो भेज रहा है या फिर वीडियो भेज रहा है या फिर आपको ईमेल के द्वारा तंग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कुल 3 रास्ता है, 3 तरीका है, वो तीनों तरीका के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें एक तरीका बहुत आसान है, ठीक है? तो उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको जो व्यक्ति कॉल करके मतलब परेशान कर रहा है, पहला ये सिचुएशन हो सकता है कि आप उसको जानते हो। यदि आप उसको पहचानते हैं, उसका नाम जानते हैं, उसका पूरा पता आपको है जानकारी, मतलब उसका क्या एड्रेस है, किस एड्रेस से वो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको आपका नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर आपको एक एफआईआर दर्ज करना होगा, ठीक है? और उस एफआईआर में उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर आपको दर्शाना है, जो नंबर से आपको बार-बार कॉल कर रहा है, ठीक है? साथ ही साथ आपको कॉल रिकॉर्ड भी उसका करना है, यदि वो मान लीजिए कोई धमकी दे रहा है या फिर जान से मारने का बात कर रहा है या फिर जो भी कारण हो या फिर आपको कोई गलत कार्य करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए आपको उकसा रहा है, ठीक है? तो वो जो कार्य कर रहा है आपके साथ, जिस टाइप का वो बिहेव कर रहा है, ठीक है? उसी टाइप से आपको एफआईआर बनाना होगा, एफआईआर में वो चीज़ को दर्शाना होगा। उसी अनुसार से उसको सज़ा होगा, उसी अनुसार से जो है वहाँ पे सेक्शन जुड़ेगा, ठीक है? तो यदि वो सामने वाले को आप पहचानते हैं तो उसका पूरा नाम आप लिखिए उस एफआईआर में, ठीक है? साथ ही साथ किस नंबर से कॉल कर रहा है वो भी लिखिए और उसका पूरा एड्रेस लिखिए। साथ ही साथ किस-किस समय कॉल किया है, कितना बार तंग किया गया है, क्या-क्या बोला गया है, वो सभी बात आपको विस्तार से उस एफआईआर में बताना है। साथ ही साथ यदि आपने सामने वाले को मना भी किया कॉल करने से, मतलब कि आप तंग मत कीजिए, ऐसा आप कुछ बोल दिए, फिर भी जो है वो नहीं मान रहा है, आपको बार-बार परेशान कर रहा है, ठीक है? तो इसका भी आपको तो उल्लेख करना ही करना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति का यदि आपने कॉल रिकॉर्ड किया है, साथ ही साथ यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, कोई बार-बार तंग कर रहा है, तो उसका कॉल रिकॉर्ड आपको करना ही करना है, ठीक है? तो वो कॉल रिकॉर्ड भी उस एफआईआर में आपको लिखना होगा कि मैंने सामने वाले का कॉल रिकॉर्ड भी किया हुआ है, ठीक है? और वो कॉल रिकॉर्ड भी आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर जब भी आप कोई व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको कुछ बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है? वो हम वीडियो के आखिर में बता देंगे। तो पहला सिचुएशन मैंने ये बताया कि आप सामने वाले को पहचानते हो कि वो कौन व्यक्ति है, उसका क्या मतलब एड्रेस है। दूसरा ये सिचुएशन हो सकता है कि सामने वाले को आप पहचानते ही नहीं है, अलग-अलग नंबर से बार-बार तंग कर रहा है या फिर अलग-अलग नाम बता रहा है या फिर उसको कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे भी स्थिति में आपको जो कॉल किया है, तो आपके पास तो उसका नंबर आ गया है, तो आप एफआईआर में सिर्फ़ वो नंबर दर्शा के भी एफआईआर कर सकते हैं। अब समस्या ये हो जाता है बहुत व्यक्ति को, वो थाना नहीं जाना चाहता है। तो देखिए, यदि आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हैं एफआईआर करने, तो आप एफआईआर लिख के उसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं पुलिस स्टेशन। आप जो बाय पोस्ट भेजेंगे, तो आपको रजिस्टर्ड डाक से भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना है, ताकि आपके पास भी ये सबूत हो जाए कि आपने किस तिथि में मतलब रजिस्टर किया है, ठीक है? अब मान लीजिए यदि आपने पुलिस स्टेशन को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जो है एफआईआर भेजे, ठीक है? आप मान लीजिए थाना जाके एफआईआर लिखवाएँगे या आप थाना जाके एप्लीकेशन वहाँ पे देंगे या फिर आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से देंगे, तो बात बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप थाना पहुँच के वहाँ पे एफआईआर करते हैं तो वो एफआईआर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और पोस्ट ऑफिस से भेजा गया एफआईआर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस से भेजिए या फिर आप डायरेक्ट थाना में उपस्थित होके एफआईआर दीजिए, दोनों इक्वल माना जाएगा, ठीक है? अब मान लीजिए यदि आपने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिया और एफआईआर आपका जो है मतलब दर्ज नहीं किया गया है, तो ऐसे स्थिति में आप जो आपका जो भी मतलब लोकल एसपी है, आपका जिला का जो भी एसपी है, उसको भी आप बाय पोस्ट भी एफआईआर भेज सकते हैं या फिर उसको ईमेल के द्वारा भी ये सूचना दे सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा घटना हो रहा है। अब बात आ जाता है कि कॉल रिकॉर्ड निकालने का, कॉल डिटेल खंगालने का, कि क्या वो व्यक्ति जो है आपको कॉल किया है और किस-किस समय कॉल किया है। ये तो आपका मोबाइल में होगा, क्योंकि सिर्फ़ एफआईआर कर देने से कोई व्यक्ति को आप सज़ा नहीं दिला सकते हैं। इसके लिए चाहिए सबूत, आपके पास सबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने तो कॉल डिटेल मतलब कॉल रिकॉर्ड उसका कर ही लिया है, ठीक है? साथ ही साथ मान लीजिए यदि आपके पास कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है ये चीज़ साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सामने वाले ने आपको तंग किया है। तो वो व्यक्ति किस जगह से आपको कॉल करके परेशान कर रहा है, तो ये जो उसका लोकेशन निकाला जाता है, ये एसपी स्तर से निकाला जाता है। कोई आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का लोकेशन नहीं निकाल सकता है। यदि कोई टेलीकॉम कंपनी से भी संपर्क साधने का प्रयास करता है, तो ऐसे भी स्थिति में कोई भी टेलीकॉम कंपनी कोई आम व्यक्ति को लोकेशन साझा नहीं कर सकता है कि वो किस लोकेशन से आपको कॉल करके तंग किया जा रहा है।
ये जो है एसपी स्तर से ही निकाला जाता है उसका लोकेशन। और एसपी कोई भी मतलब जिला का जो एसपी है वो तभी कोई व्यक्ति का लोकेशन निकालता है यदि ये नेसेसरी हो जाए निकालना, ठीक है। और यदि आपने एफआईआर कर दिया है और वो व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आपका एफआईआर दर्ज होने के बाद एसपी स्तर से उसका लोकेशन निकाला जाएगा और उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया यदि आपका एफआईआर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आप एसपी साहब को जो है कंप्लेंट दे सकते हैं, उसके बाद आपका एफआईआर हो जाएगा। ये दोनों काम आप पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हैं, स्वयं उपस्थित होकर दे सकते हैं, मतलब एफआईआर थाना में आपको देना हो या फिर एसपी के पास देना हो, तो ये दोनों जगह आप पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हैं या स्वयं उपस्थित होकर दे सकते हैं, या फिर उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी के द्वारा भी भेज सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है, दूसरा कारण कि आप डायरेक्ट कोर्ट में उस व्यक्ति के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखने का बात है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो भी सबूत है, मान लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर ऑडियो रिकॉर्ड हो, जो भी आपके पास है साक्ष्य उस बात को प्रूफ करने का, ठीक है, वो आप सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग आप मतलब जो है सबमिट कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना होगा जो भी वीडियो रिकॉर्ड है या फिर ऑडियो रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्डिंग के साथ कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसा ना कि मान लीजिए सामने वाला आपको जो है गाली दे रहा है या फिर कुछ अपशब्द का उपयोग कर रहा है तो आप भी इधर से अपशब्द का उपयोग कर दिए और वो कॉल रिकॉर्डिंग मान लीजिए 5 मिनट का हो गया, तो आप जहाँ 2 मिनट जो है आप भी मतलब उसको जवाब दिए हैं कुछ उल्टा सीधा, तो आप वो 2 मिनट को ट्रिम कर लेंगे कॉल रिकॉर्डिंग से, यानी कि वो 2 मिनट को आप विलुप्त कर देंगे कॉल रिकॉर्डिंग से, उसको काट के हटा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका ये कॉल रिकॉर्ड कोर्ट मानने से इनकार कर सकता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आपके पास जो भी सबूत है, सबूत के साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जो मोबाइल में आप मतलब कॉल रिकॉर्ड किए हैं, वो मोबाइल आपका सही जो है स्थिति में होना चाहिए, कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉल रिकॉर्डिंग तो कोई और मोबाइल में है, ठीक है, और अभी जो है आप उसको पेन ड्राइव में रख लिए और वो मतलब जो ओरिजिनल सेट था जिसमें आपने कॉल रिकॉर्ड किया वो गुम हो गया है या फिर खराब हो गया, ऐसा जो है नहीं चलने वाला है। यानी कि आपको कॉल हिस्ट्री भी दिखाने का आवश्यकता पड़ सकता है कि किस समय कॉल आया था, कितना मिनट बात किया गया था और आपने जो मतलब वो रिकॉर्डिंग किए हैं वो कितना मिनट का है, ये सब चीज़ का मिलान किया जाता है। यानी कि आपके पास मिला जुला के कहें तो ओरिजिनल डिवाइस होना ज़रूरी है, जिस डिवाइस में आपने वो कॉल रिकॉर्ड किया था। बहुत व्यक्ति के द्वारा कमेंट आ रहा है कि हम साइबर सेल में ऑनलाइन कंप्लेन कर देते हैं, तो आपको बता दें ये कंप्लेन साइबर सेल में नहीं होता है। साइबर सेल में वही कंप्लेन होता है जिससे आपको मतलब फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, यानी कि आपके साथ ठगी किया गया हो। ऑनलाइन यदि ठगी किया जाता है, आपके साथ धोखाधड़ी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ही आप साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बात कोई दूसरा है, मान लीजिए आपको फ़ोन करके तंग कर रहा है या फिर मान लीजिए धमकी दे रहा है, तो ये अलग मैटर हो जाता है। ये आपको पुलिस स्टेशन में ही दर्ज करना है। यदि आप डायरेक्ट कोर्ट में दर्ज करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये कंप्लेन को मतलब साबित करने का ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही हो जाता है। और कोर्ट में यदि लंबा मुकदमा चलता है, लंबा समय कुछ लेता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो मतलब रिकॉर्ड अपने पास रखे हुए हैं, साक्ष्य रखे हुए हैं, वो विलुप्त हो सकता है या फिर वो खराब हो सकता है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा जो है सबसे आसान तरीका वो ये है कि आपसे जो भी सीनियर है आपका फैमिली में, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, यदि आपको कोई फ़ोन करके उकसा रहा है या धमका रहा है, आप मान लीजिए उसका नंबर को आप एक बार ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो दूसरा कोई नया नंबर से कॉल कर रहा है। ऐसा यदि कोई भी घटना आपके साथ हो रहा है, चाहे जो भी कारण हो, ठीक है? तो आपका फैमिली में जो भी आपसे सीनियर है, वो सब व्यक्ति को ये जानकारी दीजिए और पूरा स्पष्ट जानकारी दीजिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है, ठीक है? ताकि आपका फैमिली वाला भी जो है कोई न कोई आपको समाधान बता सके। हालाँकि इस टॉपिक पर हम पहले भी एक और वीडियो बना चुके हैं, ठीक है? लेकिन मेरा इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारा मैसेज किया जा रहा था, इसी से संबंधित मतलब काफ़ी प्रश्न पूछा जा रहा था। तो वो सभी प्रश्न को मैंने शॉर्टलिस्ट करके इस वीडियो में पूरा जानकारी देने का प्रयास किया। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।